सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने लाहौर से, और सदीक साजिद साहब हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, वो भी स्काइप पे हमारे साथ हैं। इसके अलावा कौसर जावेद और अब्दुल मजीद साहब, कौसर जावेद साहब वाशिंगटन से हैं और अब्दुल मजीद लंदन से, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। और ये जो बड़े बड़े मुजाहरे हुए वहाँ पर, जो इस वक्त सेंटिमेंट है, उस पर उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त जो बात सामने आ रही है उसके प्रोग्राम्स का आगाज़ करता हूँ। वो ये है कि एक नया खेल खेला जा रहा है। अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है एक नया खेल खेल रही है। मौलाना फजलुर रहमान इसके मेन मरकज़ी किरदार हैं, और उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू किया जैसे उन्हें बड़ा इख्तलाफ हो गया हुकूमत से, और वो बिल्कुल भी ये जो इस वक्त हो रहा है उससे खुश नहीं है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सारे जो हमारे पास इत्तलात हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपस में यूं जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि कौमी असम्बली के अंदर एक ऐसा ग्रुप तश्कील पा जाए जिसके बारे में जो अपोजिशन जिसको बनाया जाए, और फिर जो इम्पोर्टेंट जो तकर्रियाँ हैं, चेयरमैन नैब है, इसके अलावा और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, कि उसमें फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ये जो एक सो कॉल्ड अपोजिशन जो बनाई जा रही है, ये मिलकर फैसला करें कि जनाब ये करना है, आपस में तय करके, और कौम को ये बताया जाए कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए कि जनाब ये अपोजिशन है। हम कहानियाँ सुनते थे बनारसी ठगों की, लखनऊ के ठगों की, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये जिस तरीके से इस वक्त ये चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं, एक मुल्क में एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान को पता था कि उनकी ये वीडियो बनाई जा रही है, ये इसलिए बनाई गई कि उस वीडियो को लीक किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि जनाब ये बड़ा एक मामला हो गया, क्योंकि पीटीआई तो बाहर जा चुकी है कौमी असम्बली से, असल अपोजिशन बाहर है, और ये जो एक जालसाजी के साथ अपोजिशन बनाई जा रही है, ये इसलिए बनाई जा रही है कि लोगों को धोखा दिया जा सके। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। और मैं और भी बहुत कुछ बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये आवाम पर छोड़ता हूँ इस बात को। वो ख़ुद समझ सकते हैं कि एक बड़ा ड्रामा जिसकी बुनियाद झूठ है, जिसकी बुनियाद मकरो फ़रेब है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इदारों को धोखा देना है और ये तासुर बनाना है कि जनाब ये देखें ये हम अपोजिशन में हैं। इनकी लड़ाई नहीं है, इनका आपस में जिस तरह एक गोश्त सामने पड़ा हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाने की कोशिश करें। या भुट्टो साहब के ज़माने में हम लतीफ़े सुनते थे कि जनाब एक बहुत बड़ी एक परात है और उसके बीच में हलवा है और हलवे के ऊपर ऑयल है, तो जो खाने वाले होते थे ना, वो यूं लकीर मारते थे ताकि तेल ज़्यादा उस तरफ आ जाए और वो घी जो है ना वो उसको खा लें। तो ये बेसिकली झगड़ रहे हैं इसलिए कि वजारतें ज़्यादा से ज़्यादा अहम मिले, अपने मामला सीधे कर लें। नून लीग अपने केसेस ख़त्म करना चाहती है, जरदारी साहब केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को बड़े अरसे से माल नहीं मिला, वो माल भी गप करना चाहते हैं। तो ये एक जालसाजी ये एक हो रही है पाकिस्तान के लोगों के साथ, कि जिसमें अब ये तासुर दिया जा रहा है, जैसे कहा जाता है कि अपोजिशन भी साड़ी तो हुकूमत भी साड़ी। अब जो दूसरी खबरें हैं उस पर मैं आपको तफसील बता देता हूँ जो आज हमने बताना है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों के साथ, उनके बीट रिपोर्टर्स, और उसमें चंद यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया गया था, जहाँ पर उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू की है और एक प्रियम्पटिव उन्होंने स्ट्राइक की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है, और आज उन्होंने कौम को ये बताया कि वो एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हैं। जिस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के बीच डेडलॉक हुआ, तो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तय हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आएगा तो उसको बना दिया जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जनाब
जो मौजूदा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका राजा सुल्तान सिकंदर का नाम दिया और इनको बना लिया गया, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। क्योंकि इस वक्त नून लीग ये कह रही है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को सज़ा दी जाएगी, इमरान खान साहब की पार्टी को बैन किया जा सकता है, उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। कराची के जलसे में वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही थी कि ये मुझे गेम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और आज ये जो सारी हकीकत के तकर्रियाँ और तैनातियाँ कैसे हुई हैं, आज इमरान खान साहब ने वो राज खोल दिया है, वो बता दिया है खुलकर कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। तो इसलिए जो कुछ भी होगा, फॉरेन फंडिंग केस है या कोई और है, जो भी फैसला होगा, ये फैसला फिर ये कहा जा सकेगा कि ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। आज उन्होंने गुफ्तगू की, और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट उन्होंने चीज़ें की हैं जो इस प्रोग्राम में हम आगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले मैं कौसर जावेद वाशिंगटन से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी तरफ चलता हूँ। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में इस वक्त एक एहतजाज है, और एक ऐसा एहतजाज है जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। साइमल्टेनियसली पूरा पाकिस्तान रात को जाम हो जाता है और हर तरफ लोग ही लोग निकल आते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर इतने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। तो सबसे पहले वाशिंगटन जावेद कौसर से पूछते हैं कि ये बताइए कि वहाँ पर क्या सेंटिमेंट है और लोग क्या कह रहे हैं, क्यों बाहर निकले हैं, और आगे क्या इसी तरह के मुजाहरों का मज़ीद प्रोग्राम है। जी कौसर जावेद, अस्सलाम वालेकुम, बताइए ज़रा वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये सारा मामला जो है ये आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है? जी वालेकुम अस्सलाम समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं ज़रा पीछे से, जब 2019 में इमरान खान साहब अमेरिका तशरीफ लाए तो यूएसए अरीना है वाशिंगटन में, बहुत बड़ा एक एरिया है, वहाँ पे एक तारीख साज गैदरिंग हुई जो तारीख में, वाशिंगटन की तारीख में तीसरा बड़ा इज्तिमा था। तो इस सूरत हाल से जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं, लोग जो इमरान खान साहब के लिए निकले हैं यहाँ पे, उसका सिलसिला गुज़श्ता 7 दिन से जारी है। वर्किंग डे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वर्किंग डे होने के बावजूद लोगों को जब भी कॉल दी जाती है फौरन वो किसी न किसी मकाम पर किसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। खास तौर पर वाशिंगटन में सफारत खाना के बाहर जब हफ्ते के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, उसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े और जो माजूर लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कसीर तादाद में वहाँ भी आए, और ये उनके साथ आप अगर कौसर जावेद अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी बड़ी तादाद है, कितने % है वहाँ पर जो लोग इस सारी तब्दीली को रिजेक्ट करते हैं, आप क्या उसको एक अगर कोई एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो कितने % लोग जो हैं वो इस सारी तब्दीली से खुश नहीं हैं? सर साहब, यहाँ पे आप देखें कि अगर व्हाइट हाउस के बाहर या किसी बड़ी जगह पे एक प्रोटेस्ट हो, उसमें 50 से 100 लोग को बहुत बड़ी तादाद कहा जाता है अमेरिका में, इलाकों की वजह से, दूर दराज लोगों की वजह से। लेकिन इन गैदरिंग में इमरान खान साहब के साथ सॉलिडारिटी के लिए जब भी लोगों को आवाज दी जाती है, लोग खुद सोशल मीडिया के जरिए, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है यहाँ पे वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन एरिया की अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पे एहतजाज के लिए आ जाते हैं। उसकी जो एवरेज है वो निकालना बहुत एक मुश्किल काम है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े एहतजाज और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर जावेद। मैं आपको अब न्यूयॉर्क के कुछ मनाजर दिखाता हूँ। वहाँ पर हमारे जो नुमाइंदे हैं नासिर कयूम साहब, उनका गला थोड़ा ख़राब है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमें फुटेजेस भेजी हैं। और न्यूयॉर्क में भी इतने बड़े बड़े, ये आप अंदाज़ा लगाएं, वाकई वर्किंग डेज़ में इतने लोगों का निकलना, इतने जोशो खरोश से निकलना, ये एक ऐसा ये मंज़र है। मैं देखता रहा हूँ, मैं ख़ुद अमेरिका में रहा हूँ, ये बहुत कम नज़र आते हैं इस तरह के जो मनाजिर हैं।
लेकिन जो बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ये सारा कुछ इमरान खान की तब्दीली को। जो भी अभी अमेरिका के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल बेनियाज, और कोई उनको खौफ नहीं है कि अमरीकी क्या कहेंगे, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की क्या कहेगी, कि उन्हीं ने तो साजिश करके इमरान को निकाला है। बट दे आर आउट एंड दे आर वॉइसिंग देयर कंसर्न्स एंड दे आर वेरी क्लियरली स्पीकिंग अगेंस्ट वट एवर हैपेंड इन इस्लामाबाद। अब जनाब चलते हैं, मजीद साहब हमारे साथ हैं लंदन से, क्योंकि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब का घर भी है और मुजाहिरीन जो हैं वो उनके घर के सामने पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सिचुएशन बार बार पैदा होती है। जी मजीद साहब, क्या सूरत हाल है, जज्बात पाकिस्तानियों के कैसे हैं लंदन में? जी समीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने लाइन पे लिया। मैं बिल्कुल इस बात पे आपकी तारीफ करता हूं कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने इमरान खान की जो हुकूमत को जो हटाया गया है उसको रिजेक्ट किया है। यहाँ पे आप परसेंटेज की एक बात कर रहे थे, यहाँ पे 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान के हक में हैं। और मैं मजीद साहब एक सवाल करना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियोस आती थी, नवाज शरीफ साहब आते थे, बाहर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे भी जाते थे, पार्क में भी जाते थे। ये बयान फरमाइए कि ये जो अब इतना वहाँ पर सेंटीमेंट है, उसके बाद भी वो अपनी मूवमेंट इसी तरह आज़ादाना तौर पर कर रहे हैं, या उन्होंने अपने आप को बस अब घर में बंद कर लिया और बाहर ज़्यादा नहीं निकलते? जी बिल्कुल, बाहर ज्यादा नहीं निकलते। उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है और वो अपने ऑफिस जाते हैं और घर जाते हैं। आजकल हमने कोई भी ऐसी वीडियो या इस तरह की कोई भी फुटेज नहीं देखी कि वो कहीं बाहर खाने के लिए या कॉफी पीने के लिए गए हों। वो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि वो अपने घर तक महदूद है, घर तक महदूद है। और जब वो मुस्लिम लीग नून के लोग भी आते हैं, जब तहरीक इंसाफ के लोग उनके घर के सामने चले जाते हैं, तो तादाद एक ही तरह की होती है, इतने ही लोग होते हैं, या कुछ आपको कहीं पर ज्यादा कम नजर आते हैं? क्या तनासुब होता है? सभी साहब, इसको आप 80-20 कह सकते हैं कि हमने जब भी देखा है कि बहुत थोड़े से लोग जो है वो नून लीग के होते हैं और ज्यादा तादाद जो होती है वो पीटीआई के लोगों की होती है। अच्छा, सिक्योरिटी वगैरह मियां साहब ने वहां पर बढ़ा दी है अपनी, पहले की निस्बत कुछ ज्यादा लोग आपको नजर आते होंगे? जी बिल्कुल, ये काफी दिनों से जो है सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कंटिन्यू वहां पे मुजाहरे करते हैं और वहां पे जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि उनके घर के आसपास के जो रिहायशी लोग हैं वो भी बेचारे बड़े सख्त परेशान है, और कुछ लोगों ने जो है अदालत से भी इस हवाले से रुजू किया है कि यहाँ से लोगों को रोका जाए या मियां साहब को यहाँ से निकाला जाए। इसमें मुतजाद खबरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको यहाँ से निकाला जाए और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मुजाहरे रोके जाएं। लेकिन मुजाहरे, आपको पता है, यहाँ पे आज़ादी है और बोलने की आज़ादी है, वो तो नहीं हो बड़ी सकता आप मजीद साहब बड़ी आप इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द रहते हैं वो लंदन की अदालतों में गए हैं, उनको परेशानी है और मुतजाद इतलात हैं। शायद कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको यहाँ से निकालें, कुछ लोगों ने यह भी कहा होगा, हो सकता है कि जो मुजाहिरीन यहाँ पे आते हैं उनको रोकने का बंदोबस्त किया जाए। हम कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग अदालतों में गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नवाज शरीफ साहब अब उस तरह आज़ादाना तौर पर जैसे वो पहले आबिद शेर अली और हमारे दोस्त नासिर भट्ट और 3-4 और लोगों के साथ अपने चंद जो उनके और रतन थे उनके साथ वो सड़कों पर निकलते थे, कॉफ़ी पीते थे, अब वैसी आज़ादाना मूवमेंट नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ज़्यादा बाहर नज़र नहीं आ रहे और लोग भी अदालतों में चले गए हैं। अली इशफाक पेरिस से हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे। अली इशफाक, पेरिस की क्या सूरत हाल है? पेरिस भी बॉयल कर रहा है, लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साबिक वजीर आजम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पूरी दुनिया की तरह फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में गुज़श्ता रोज रिपब्लिक स्क्वायर के मुकाम पर बहुत ही बड़ा मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के हजारों अफराद ने शिरकत की, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शामिल थे। अच्छा अली इशफाक, आप कह रहे हैं हजारों, और मैं ये विजुअल्स भी देख रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये मुजाहरा हो रहा है। तो कहां से आए ये लोग? ये तो मुझे लगता है पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर निकल आई वहां पे। जी बिल्कुल, पूरे फ्रांस से जो लोग हैं रिपब्लिक स्क्वायर के मुकाम पर जो है जमा
हुए हैं। समी इब्राहिम साहब, मैं आपको बताता चलूं कि फ्रांस की तारीख में मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह सबसे बड़ा ये मुजाहरा है। इससे पहले मैंने इतना बड़ा मुजाहरा नहीं देखा, जो बहुत ही अरसे तक याद रखा जाएगा। फ्रांस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मुजाहरा, बहुत बड़ा मुजाहरा। अली इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और भी फुटेजेस पूरे यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में है। प्राइवेट लोग, मेरा भांजा जो है वो एक वहाँ पर नोटिंगम शहर में है, उसने मुझे कहा कि अंकल हम यहाँ मुजाहरे में शरीक हैं, और उसने मुझे फुटेज भेजी जो हमने पिछले दिनों चलाई। मैं हैरान हो गया, लग नहीं रहा था कि ये कोई यूरोप का, बरतानिया का कोई शहर है। ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई पाकिस्तान का इलाका है। तो हर तरफ एहतजाज है। और लेकिन बहरहाल आज एक जज साहब ने कहा कि ये 12-15 हज़ार लोगों को आप अगर इकट्ठा कर लें तो इसका ये मतलब नहीं है कि, तो वो मैं सोच रहा था अज़हर सदीक साहब, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये 10-15 हज़ार कहना लोगों को, इतने बड़े बड़े इज्तिमात को, ये मुस्लिम लीग नून के कुछ जो काबरीन हैं वो ये बात कह रहे हैं, उनके कुछ उनसे नज़दीक जो जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जज साहब ने भी वही बात कर दी कि ये 10-12 हज़ार अफराद हैं। अब पेशावर में, कराची में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे तो ये लाखों में थे, लाखों में, 10-15 हज़ार तो नहीं थे। अज़हर सदीक साहब, ऑडियो अज़हर सदीक साहब की कुछ ख़राब हो गई है। मैं चलता हूँ इनकी तरफ, अपना सदीक साजिद की तरफ। और सबसे पहले ये जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं अलीना, जिसमें बड़ी एक अजीब सी लड़ाई है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं कि जी मैं बड़ा खफा हूँ, सदर बनाओ मुझे, नंबर नहीं है तो पूरे करो। शहबाज साहब के पास कौन से नंबर थे जो वो वज़ीर आज़म बन गए, मुझे भी नंबर मेरे भी पूरे करो। और उसके साथ साथ ही वो जो अपना अकरम दुरानी साहब के साहबजादे हैं, जाहिद अकरम दुरानी, जो JUI से हैं, उस पर सारे मुत्तफिक हो गए कि इन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। तो ये जी देखने अपनी सियासत, पहले भी जब वो ऑपोजिशन में थे और PDM में थे तो उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि ऑपोजिशन में थे, वो जीते भी नहीं थे। अब मसला ये, वो चाहते हैं कि उनके हाथ में कुछ आए। सदारत के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी उनको सदर बनाया जा सकता है। लेकिन जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन, वो कहते हैं कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ये तो उनको भी अंदाजा होगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। दूसरी चीज़ ये, इस वक्त वो कर रहे हैं अपने इलाके की सियासत। जो दो बड़ा मसला आया, वो एक आया मोहसिन दावड़ को जब मिनिस्ट्री दी गई है, और दूसरा जो इशू आया वो ANP के हवाले से आया है। अब डेफिनेटली उन्होंने उस इलाके में जाके सियासत करनी है, और अगर इस तरीके से जो मौजूदा गवर्नमेंट है नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, वो उनको फैसिलिटेट करेगी, तो आने वाली उनकी सियासत कहाँ ठहरेगी। और ये गिला मेरे ख्याल में उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से भी किया है। अच्छा, आप समझती है कि ये वाकई ये गिले हैं, फूट पड़ गई है। अच्छा जी, अज़हर सदीक साहब, सदीक साजिद साहब, सॉरी अज़हर सदीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऑडियो बहाल हो गई है, मैं उस पर पूछता हूँ। लेकिन अब ये जो एक नया खाता खोला है अलीना ने, इस पर भी तो बात करना ज़रूरी है। जनाब सदीक साजिद साहब, ये क्या है, ये कैसी फ्रेंडली अपोजिशन बन रही है? जी, ये समी साहब, आपने जो इंट्रो में बात की थी, असल में कुछ ऐसा ही है। और अब से थोड़ी देर पहले आसिफ जरदारी मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान से, उनके घर गए थे। और ये जो आप बात कर रहे हैं, शायद आसिफ जरदारी को भी डर लग गया कि कहीं मौलाना जीता ही ना हो जाए अपने इस प्यार के ऊपर। आप चले गए। बात ठीक है आपकी, ये हालांकि मैं तो ये बीट करता हूँ, लेकिन कुछ सच्चाई जो है वो बयान करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप का नजर है, मेरी अपनी बीट है, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 4 कल वजारतें दे रहे हैं JUI वाले, 4 वजारतें, ठीक है। 5वीं इनको वो डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिल जाएगा। तो मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा कि जल्द और फौरी इंतखाबात हूँ, वो कहाँ जाकर स्टैंड करेगा? ये वही बात है कि ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ये वो वाला हिसाब है। ये सारे अभी कहीं नहीं जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने कल कुछ दोस्तों से मुलाकात की, उसमें जब उनसे पूछा गया कि मौलाना साहब आपने तो शहबाज शरीफ का जो है वो सारे का सारा बयानिया और उनकी हुकूमत उठा के रख दिया, आपने तो फौरी इंतखाबात की बात कर दी है। तो उन्होंने कहा यार ये इंतखाबात की बात तो मेरा मतलब है जल्दी इंतखाबात हो, वो 6 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि मौलाना साहब इसका मतलब आप अपोजिशन में जा रहे हो, आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं भाई, हमने 3.5 साल अपोजिशन में रहने के लिए जद्दोजहद की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि वो मौलाना साहब ये हमें और आपको दिखाने के लिए, और वो जो आपने शुरू में बात की थी, एक अपोजिशन उनको चाहिए, चेयरमैन नैब की तकर्री करनी है, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करना है, उसके साथ साथ और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो होनी है। तो उसके लिए अपोजिशन का पार्लियामानी कमेटियों में होना बहुत जरूरी है। आज नूर आलम ने ऐलान किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, उनके 20 लोग जो हैं, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौलाना साहब या जरदारी साहब की पार्टी अपोजिशन में चली जाए। ये जरूरत है, वक्त की जो है जरूरत है कि एक अपनी मर्जी की अपोजिशन बनाकर वहां पे जो है वो तकर्रियां इस किस्म की जाए। आप बेफिक्र रहें। मौलाना फजलुर रहमान के कल 4 बंदे, सेनेटर तला महमूद, उनके अपने साहबजादे मौलाना अब्दुल वासे और उसके साथ साथ जाहिद अकरम दुरानी, ये कल हलफ उठा रहे हैं। 11 बजे कल ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब है, आपको उनमें नजर आ जाएगी। और असद महमूद को मवासलात की वजारत दी जा रही है, और साथ ही साथ मौलाना अब्दुल शकूर है, उनको वजारत दी जा रही है मजहबी अमूर की। 4 वजारतें हैं, डिप्टी स्पीकर का होता है, 5 बंदे हैं। ठीक हो मौलाना खुशी इसमें तो सभी साहब, ये जो मौलाना साहब बात कर रहे थे जल्द इंतखाबात की, और आपने सही कहा कि वीडियो बनाई गई, फिर मंजर आम पर आई, सारा दिन आज वो ट्रेंड बनी, वो चलती रही। अभी आसिफ जरदारी पहुंच गया उनके पास, तो वहां पे आप ये जो फुटेज अगर देख रहे हैं आसिफ जरदारी की, तो वो जिस माहौल में बैठे गपशप कर रहे हैं उससे तो कहीं नजर नहीं आता कि मौलाना अपोजिशन में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इजाजत दें मुझे, मैं अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं। अजहर सदीक साहब, एक तो पहले वो मैं आपसे, क्योंकि अदालतें जो हैं ज़ाहिर है उनके फ़ैसले बोलते हैं, और जब एक दफ़ा फ़ैसला कर भी दिया हो तो फिर उसके बाद अमूमी तौर पर कमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो मजाज हैं किसी भी कमेंट के और कुछ भी कह सकते हैं। मेरा मकसद ये बात करना कोई तौहीन अदालत नहीं है, लेकिन जो एक फीलिंग डेवलप हुई है कि जो लाखों का मजमा है जिसमें पूरी दुनिया ये कह रही है, उसको अगर ये कहा जाए कि ये चंद हज़ार लोग इकट्ठे करके 10-15 हज़ार, तो ये अपोजिशन का बयानिया है, ये उन लोगों का बयानिया है जो अपोजिशन के साथ हैं। ये आप इस पर अगर आप अपना कमेंट अगर करना चाहें तो अजहर सदीक साहब। देखें अपना समी साहब, आपके जो ये सियासतदान, आप कहाँ से लेके आएंगे वो लोग? साहबजादा नसरुल्लाह साहब आ जाएं, मलक महराज खालिद आ जाएं, जतोई साहब आ जाएं, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी आ जाएं, शाह अहमद नूरानी आ जाएं, आप कहाँ से लेके आएंगे वो ब्रीड? या अगर आप अपना काजी हुसैन अहमद अगर देख लें, ये तो आप और मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए तरीका वारदात है। इन्होंने देखे 2 चालें चली इन्होंने। एक तो चाल इन्होंने ये चली कि अगर इधर का तीर चल जाएगा इधर हो जाएगा और आगे अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अपोजिशन बैठेंगे तो आपको पता है अपोजिशन लीडर बहुत तगड़ा होगा। तगड़ा इसलिए होगा कि यानी वो तादाद चाहे कम होगी, लेकिन 3 काम बड़े अहम होने हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन 2 तैनात होने हैं, और इस इलेक्शन कमीशन टोटल बायस नजर आ रहा है मुझे आगे मौजूदा गवर्नमेंट के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट। दूसरा, उन्होंने आगे अगर देखा जाए तो वो चेयरमैन नैब वगैरह की तैनातियां तकर्रियां करनी है, वो देखना है। फिर उससे आगे आ जाए, अगर नए इलेक्शन की तरफ जाती हैं तो केयर टेकर सेटअप देखना है। तो आप यहां से लगाएं कि कितना ताकतवर ये काम होगा। अभी वो बैठे नहीं होंगे इसमें, उन्होंने अब क्या करेंगे? वो जो आजाद अरकान निकाले हैं ना इन्होंने, मुनारफ अरकान, उनको इकट्ठा करके ना कोशिश कर रहे होंगे उनमें से कोई एक पार्लियामानी लीडर चुनेंगे। हालांकि वो पार्लियामानी लीडर चुन नहीं सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर आए हैं। ये एक रुख ये वाला है। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं सवाल ये छोड़ना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ अदालतों को नजर नहीं आ रहा। 12 बजे खुल गई और ये कहा जा रहा है कि ये 24 घंटे की अदालतें हैं, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो बिकने की बात है अरकान की, अदालत की अपनी डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेटली कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड आप चीज़ें रखें तो ये जो इतना बड़ा ये हॉर्स ट्रेडिंग है, जली अपोजिशन बनाई जा रही है और असम्बलियों में मारपीट हो रही है, बाजू तोड़े जा रहे हैं, इस पर कोई किसी को क्या कहते हैं कि कोई कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, मैं जब वापस आता हूँ तो अजहर सदीक साहब इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, आपका जवाब इस पर चाहूँगा। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं अजहर सदीक एडवोकेट लाहौर से,
उनसे बात हो रही थी। जी अजहर सदीक साहब। देखिए, अपना एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि ये तरीकाकार इसलिए रखा जाता है कि आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा सके। और उसका दूसरा तस्वीर का अगर आप रुख देखें, क्या किया उन्होंने, और जहां उन्हें यानी इतना सा हिस्सा है, सीटें कितनी हैं, 8 हैं, और 4 वजारतें ले रहे हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये बेहतरीन काम किया, प्रेशर ग्रुप बन के आपने अपनी मर्जी से ले लिया। और ये अब जो प्लानिंग नजर मुझे आ रही है ना, कि ये कोई इरादा इनका 2-3 महीने का नहीं है। ये बात को नवंबर तक तो उन्होंने लेके जाना ही जाना है। उन्होंने नवंबर में कुछ जो फैसले होने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहां तक इन्होंने लेके जाना है। और उस वक्त तक ये चाह रहे हैं कि 5-6 काम इन्होंने करने हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग आपने देख ली, नैब में वापस आ गए, FIA में ये चलेगा सारा, और आहत चीमा भी आ गया, फवाद हसन फवाद भी, सारे जितने गैंगस्टर लोग आसपास कहीं फिर रहे थे वो सारे उन्होंने इकट्ठे करके रख ली हैं। सिर्फ यही बात नहीं रुकेगी, इन्होंने आगे प्लानिंग होगी है। मैंने पेपर ऐसे देख भी लिए हैं कि डेवलपमेंट फंड कहाँ जाने हैं, किसको जाने हैं, किस तरह खर्च होने हैं, वो भी तय हो गया है वो अपना उसके हवाले से। और फिर आगे कई जो प्रोजेक्ट मिलके जहाँ करप्शन का पैसा आना है वहां जाके इन्होंने आगे फायदे लेने हैं, वो काम भी इनका हो गया है। फिर यही नहीं है, अभी आप देखें बड़ी प्लानिंग के साथ एक काम हो रहा है, इन्होंने ISI वगैरह को मिनिस्ट्री इंटीरियर के नीचे करना है। मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूँ, और मेरे पास इंडायरेक्ट इस हवाले से कंफर्मेशन है कि उन्होंने इसकी प्लानिंग पूरी कर ली है। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इमरान खान साहब ने क्या करना है, लेकिन लोग जैसे बातें कर रहे हैं आप लोगों के सामने हैं, इन्होंने ये काम करके जाना है। फिर नैब को तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, नैब को डाइल्यूट करना है, खत्म करना है, ये भी तय हो गया हुआ है। फिर ओवरसीज जो है हमारे है ना, उनका वोट का राइट। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। ये एक सेकंड अजहर सदीक, एक सेकंड, मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। आज साबिक वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि वो नहीं मुझे भेजना चाहिए था, लेकिन ये समरी आई वजारत कानून से और फ़रोग़ नसीम साहब थे वज़ीर कानून। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक अहम मुकदमा शुरू हुआ तो उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया, वो मुकदमा लड़ा, उसके बाद फिर दोबारा वो वज़ीर बन गए। उन्होंने ये भेजी समरी बना के, और इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि वो मुझसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने कहना वो ये चाह रहे थे कि वहाँ से आई और वो चली गई। और फिर फ़रोग़ नसीम साहब भी वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि हमारे इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पहुंच गए हैं और MQM अलहदा हो रही है। तो ये कहानी जो है, ये तो कहीं इशारा और तरफ जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रेफरेंस तो कहीं और से आया और वजारत कानून ने उसको बना के भेजा। बड़ी संगीन बात है ये। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, यहाँ से तो बातें अब बहुत खुल गई हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ, मैं इसमें तूफान देख रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात सुन ली। ये तो तूफान सुन रहा हूँ, और ये ऐसा तूफान है, ये लपेट के ले जाएगा इसमें। यानी अपना फ़रोग़ नसीम साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक और प्यार मोहब्बत है, और उन्होंने कई मामला में तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। एक ये बात भी है, ये मिस हैंडल है। आपको याद होगा एक्सटेंशन वाला मामला में मिस हैंडल उन्होंने किया, जिस तरह भी किया, और ये वाला मामला भी मिस हैंडल किया। आज अगर मुझसे पूछते हैं तो वो इसमें कोई शक नहीं, एविडेंस मौजूद है। मिसेस सरीना ईसा ने जायदादें खरीदी हैं, जॉइंट अकाउंट में पैसा गया, जो झूठ का वो सारा कुछ सामने आ गया। लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपने क्या देखा कि जिस तरह भी इसको लड़ा गया, जिस तरह भी देखा गया, इमरान खान साहब के गले में तोक डल गया ना। इमरान खान साहब को बैकफुट में आ गया। सीधा साधा केस अगर था तो उन्होंने एक तरह की लड़ाई शुरू कर दी, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के सामने कितने अग्रेसिव रहे हैं। और अब आकर अगर आप देखें तो वो हालात जो देख रहे हैं ना, इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि अदलिया में कहीं ना कहीं तकसीम नजर आ रही है। उन्हें नजर आ रहा है कि वो शायद सब बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें हर एक से रखनी चाहिए। अच्छा, मैं अब जो नजर आ रही है ना, बिल्कुल ठीक है। मैं अब अजहर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, क्योंकि पंजाब के बड़े कानूनी मामलात हैं, वहां पर गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं, और आज खैर मेरी भी गवर्नर साहब से बात हुई। ही वॉज वेरी काइंड, क्योंकि वो है पक्के एक नजरियाती रुकन है उसके तहरीक इंसाफ के, लेकिन जो सिचुएशन है वहां पर वो बड़ी गंभीर है। लेकिन मैं सदीक साजिद की तरफ आना चाहता हूँ। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है सदीक साजिद साहब, कुछ इस किस्म की तलात हैं कि मरियम नवाज साहबा को लॉन्च किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि अगर इमरान खान ये जो धरना और जिस तरीके से वो जलसे कर रहे हैं
उसको काउंटर करने के लिए अब मरियम नवाज साहबा को मैदान में उतारा जाए। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाख्तियार लोगों की तरफ से एक मैसेजेस आए हैं कि अभी नवाज शरीफ साहब की फौरी वतन वापसी जो है उसको ब्रेक लगाएं, अभी वो नहीं आ सकते, नहीं उनको आना चाहिए, और मरियम साहबा को ज़रा चाचू के घर से दूर रखें जो नया घर है पहाड़ी के ऊपर जिसको वज़ीर आज़म हाउस कहते हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं सदीक साजिद साहब? जी समी साहब, बिल्कुल ये मरियम नवाज साहबा जो हैं वो ईद के बाद प्लानिंग कर रही हैं, जलसे बड़े बड़े उनके शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, और इमरान खान के मुकाबले के वो कह रहे हैं जी अगर कोई जलसे कर सकता है तो वो मरियम नवाज साहबा ही कर सकती हैं। ये बात ठीक है, उनको जो पहाड़ी के ऊपर घर है वज़ीर आज़म हाउस जिसकी वो सैर कर रही, चाचू से भी पहले कर आई थी, अब उनको कहा गया कि जरा इससे थोड़ा सा फासला रखें। ट्वीट उनके चलते रहेंगे लेकिन इस वज़ीर आज़म हाउस से वो थोड़ा फासला ही रखेंगी, या उनको कहा गया है कि फासला रखना ज़रूरी है। बाकी चूँकि वक्त का मैं मोटी बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ फौरी तौर पर नहीं आएंगे, उनकी पहली कोशिश ये है कि वो सफारती पासपोर्ट हासिल करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो आप फैसला जो है वो देख लिया, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, तो वो पासपोर्ट उनको आइंदा 1 से 2 दिनों में जो है वो हो सकता है कि मिल जाए, और उसके बाद वो जाना चाह रहे हैं आखिरी अशरे में सऊदी अरब, और उसके बाद फिर ईद के बाद वो जल्दी वापसी नहीं है कि वो फौरी तौर पर ईद के बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त उनको लगेगा, और अब वो उनका इलाज चूँकि कोरोना बरतानिया में कम हुआ है तो अब उनका इलाज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा बकौल इसहाक डार के, और इसहाक डार भी अभी इलाज जो है वो कराना चाह रहे हैं। इसी वजह से मिफ्ता इस्माइल को मुशीर खजाना जो है वो अभी बनाया जा रहा है। सदीक, तो ये जो चीज़ें इनके सदीक साजिद एक और सवाल है, मिफ्ता इस्माइल जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है, और इसहाक डार साहब वजारत खजाना के लिए नवाज शरीफ साहब की चॉइस है। अब शहबाज साहब वज़ीर आज़म हैं और ज़ाहिर है फिर काबीना तो उन्हीं के पसंदीदा अफराद की बनेगी, भले वो लाख कहते रहें कि वड्डे पाजी जो होके करेंगे वही होगा। तो मिफ्ता को वो अपने साथ रख रहे हैं, और कंपनसेट करने के लिए जिस पर पीपल्स पार्टी ने इतलात हैं बहुत रिएक्ट किया है, वो इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने की बात हो रही। नहीं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ही होंगे, ये नहीं, वे पीपल्स पार्टी इसके ऊपर एग्री नहीं करेगी। ये ख्वाहिश ज़रूर है, इसहाक डार की अपनी ख्वाहिश है, उन्होंने मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कतई तौर पर नहीं मानेगी। ये मैं बड़ा आपको 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूँ। उन्होंने ये पहले दिन से कहा हुआ कि अगर सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली हुई तो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और अगर नून लीग इसहाक डार को लेकर आएगी तो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी उनके साथ इस मामले पे बिल्कुल जो है वो खड़ी नहीं होगी। और ये नून लीग के रहनुमा भी ये बात कर चुके हैं। हाँ, अलबत्ता गवर्नर पंजाब का जो होता है और उसके साथ साथ जो सूबाई गवर्नर्स के होते हैं उसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ मौजूद है अभी तक इनके हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान। ज़ाहिर अभी ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, मखदूम अहमद महमूद का नाम पीपल्स पार्टी ने पहले दिया था, लेकिन अब नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आया है, नया मौक़िफ़। उनका ये कहना है कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अपना गवर्नर जो है वो पंजाब में लगाएं मौजूदा हालात देखते हुए। देखिए, दूसरी तरफ समी साहब आप खुद देख लें, इस वक्त मुल्क में एक आइनी बहरान है, एक वो चल रहा है मुसलसल कि सदर मुमलकत वफाकी काबीना से हल्फ नहीं ले रहे, गवर्नर वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे, और अब एक नया वो जो आपकी भी बात हुई है उस दार साहब के इस्तीफे के हवाले से एक नई चीज़ खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब है अगर वो इस्तीफा कबूल नहीं है तो वो बदस्तूर वज़ीर आला हैं, तो फिर हमजा शहबाज का जो इंतखाब एक तरह का हुआ है, जिस तरह से भी हुआ है, वो कहाँ पर स्टैंड करेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद है और वो चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर के तौर पर तैनात कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप जो है वोट ले। एक क्राइसिस किस्म की सिचुएशन यहाँ पे है। कहने की बात यह कि इस किस्म की जो हुकूमत है उसका फिर आईनी कानूनी जो वजन है वो कितना होगा वो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। क्या मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते। क्या इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि ये इस वक्त ये सदर मुमलकत का होता ये एक आईनी होता है, गवर्नर का एक होता आईनी होता। अगर आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है अदालतों से रजू किया जाना चाहिए कि भाई अगर वो हलफ नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, और अगर वो नहीं ले रहे तो इनकी जो मौजूदा जो सेटअप है इसकी फिर आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। ये हुआ नहीं है, कानून है, आइन है, उसके बाद फिर रूल्स और प्रोसीजर है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, जो कवायद बनाए गए हैं
कि कौन किससे हलफ लेगा उसके। अच्छा, अब ये तो किसी जगह नहीं लिखा कि अगर सदर हलफ नहीं ले रहा। अच्छा, ये मुझे ब्रेक लेनी है सदीक साजिद, मुझे ब्रेक जा रहा है, ब्रेक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने उठाए हैं। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर इस मुल्क में पैसे की बुनियाद पर हुकूमत बदली जाए, हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, जीतने वाला बल्ले पे हो और उसको शेर की तरफ फेंक दिया जाए, तो क्या इसको रोकना भी फिर अदालतों का और इदारों का काम नहीं है? और क्या सिर्फ एक ही तरफ देखना है, एक ही तरह की चीजें देखनी है जिसके फायदा जो है वो एक ही ग्रुप को पहुंचाना है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। सदीक साजिद, आप करते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, आप उनको कवर करते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े इज्तिमात इमरान खान ने किए हैं, ठीक है, मरीम नवाज साहबा को वो उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जब मरीम लॉन्ग मार्च के लिए आ रही थी तो कोई एक वो रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आया, ना लाहौर में ना गुजरांवाला में, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा लोगों को लेके आए। और अभी हंगू में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF मुश्तरका उम्मीदवार था, उसको PTI ने शिकस्त दी। एक कोई फियर है कोई नून लीगी लीडरान में कि ये जो इस वक्त मौजूदा जो एक वेव है, जो बयानिया है इनका इमरान खान का, वो मरीम नवाज की जो एक पॉपुलैरिटी थी उसको भी उसने किसी हद तक मुतासर किया होगा? जी, ये सोच भी है और इसके ऊपर ये बातें भी इस तरह की करते हुए नजर आते हैं पार्लिमानी कॉरिडोर में। नून लीग के जो रहनुमा है कि जो जलसे इमरान खान ने 2 पेशावर और कराची के बड़े किए हैं, इस पे बात हो रही है। और इसमें अगर न्यूट्रल बात भी की जाए तो वो खुद भी इन चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं काफ़ी अच्छे और बड़े जलसे हैं, इसकी परेशानी तो है, अदरवाइज तो इनको इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी कि मरीम नवाज को फौरी तौर पर लॉन्च करते। और इसी वजह से वो उनको लेकर आ रहे हैं कि थोड़ा सा इसका जो है वो तासुर कम किया जा सके। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जब पहली बात वक्फे से पहले बात कर रहा था, मैं अपनी बात जरा मुकम्मल करूँ। सभी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। अब ये देखिए कि ये कह रहे हैं, अच्छा, एक वो अपने एक कानूनी और आईनी ओहदे पे मौजूद था, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वो अपने हाथ से एक आर्डर लिखकर चला गया। उस आर्डर में उसने वाज़े तौर पर लिखा कि ये 123 अरकान हैं, इनके इस्तीफे जो है ये मैंने मंजूर कर रही और इलेक्शन कमीशन को मैंने भिजवा दिए, अंडर फलां आर्टिकल फलां रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसके मुताबिक मैंने ये भिजवा दिए। अब वो राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं मैं इनको वापस मंगवाऊंगा और मैं इसको रिकंसिडर करूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब अगर डिप्टी स्पीकर जो आइन और कानून का हवाला देकर वो गया है और उस इस्तीफे में लिख कर गया है कि हर वो बंदा जिसकी उन्होंने इस इस्तीफे की तस्दीक की और उन्हें कहा कि हर बंदा रजामंदी से इस्तीफा दिया, ये उसका जो कौमी असम्बली के क़वायद-ओ-ज़ाब्ता था उसके मुताबिक उसका बिल्कुल वो ठीक था, मैंने उसको दुरुस्त करार पाया और मैं अंडर फला आर्टिकल इसको इलेक्शन कमीशन को भेजता हूँ। राजा साहब कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता भाई PTI वालों वापस आ जाओ, मैं आपके हाजिर कहा गया इसको वापस मंगवाएं इस्तीफों को। अच्छा, ये भी एक मैं जो पहले वाला सवाल है उसी से लिंक कर ले अजहर सदीक साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सदीक साजिद साहब ने। मेरा सवाल इसमें एक और भी ऐड कर लें। आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये अदम एतमाद पर वोटिंग रोकी जाए, ये मामला इस तरह से है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, रूल 69 हमें बार करता है वापस। दूसरे दिन, इतवार वाले दिन, तीसरे दिन 3 जजेस बैठते हैं और एक फैसला करते हैं और फिर वो फैसला सबके सामने है। और अभी ये सदीक साजिद साहब की बात सुन लें तो ये कहीं ना कहीं, मैं एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ, मैं कानून का नहीं जानता इतना, किसी तौहीन अदालत में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक इशू पर मुतजाद फैसले, क्या इनसे इदारों के ऊपर जो मेरी तरह के आम आदमी है उनका एतमाद मजरू नहीं होगा? इसमें आपको नजर नहीं आता टिल्ट एक तरफ? देखिए, आप अपना समी साहब सिजिलियन माफिया और गॉड फादर इन्हीं अदालतों ने कहा था, उन अदालतों को तो पता होना चाहिए कि इनका तरीका वारदात यही है। ये तारीखी बातें हैं। नवाज शरीफ की असेंबली डिसॉल्व होती है, बहाल हो जाती है। कल क्या होता है वो बात की बात है। मोहतरमा बेनजीर साहबा की असेंबली डिसॉल्व होती है, बहाल नहीं होती। फिर जिस तरह इन्वेड करते हैं सजाद अली शाह के दौर में, कंटेम्प्ट करते हैं आप लोगों के साथ,
सामने क्या कुछ हुआ। अभी पिछले दिनों ही देख लें, वो 5 जजेस क्या क्या बातें की जीटी रोड के ऊपर, फिर उसके अलावा हमारे अपना मुख्तदर अदारों के सरबराहान के नाम लेके क्या क्या कुछ किया। हमारे तो कान बंद हो जाते थे, हम नहीं सुन सकते थे जो बातें हो रही थी। और ये बातें अगर यही बातें हैं तो अल्ताफ हुसैन इसके करीब तरीन था, तो उसको भी बंद करके रखा हुआ है, लिया उसको भी जो तिया पांचा अभी असेंबली के अंदर बैठ के मोहसिन दाऊद अली वजीर कर रहा है, और अब बेंगल जो बैठकर कर रहे हैं। यानी हम बेवकूफ हैं क्या? हमें नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? यानी अजहर सिद्दीकी एक दौर था बड़ा डिफेंड किया करता था, लेकिन मेरे पास अब डिफेंड करने के लिए रहा कुछ नहीं किया अदालतों के हवाले से। एक सवाल लोग पूछते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है कि अभी तो तौहीन अदालत लगी रही थी, अब बाकी तो छोड़ दे संडे वाले दिन। तौहीन अदालत होनी थी 12 बजे के बाद, भाई 12 बजे से पहले आकर क्यों बैठ गए हैं? कौन सी तौहीन अदालत होगी है? क्या ऐसे हालात हो गए? सवाल तो पूछना बनता है हम सबका कि क्या वजह। फिर अच्छा इलेक्शन कमीशन भी आकर बैठ गया। अच्छा फिर यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आके, यानी क्या आप कहना चाहते हैं? क्या जमहूरियत का निजाम है तो जमहूरी तरीके से चलने दें इस मामले को? इस तरह का फिर क्या है, खबर लगती है जनाब अपना उसके अंदर BBC लगाती है, फिर गार्जियन में भी लगती है। ये तकलीफदेह बातें हैं, ये बड़ी सख्त बातें हैं, और ये मामला रुकने वाला नहीं है। हमारे इदारे हैं, अब जाहिर है हम अपने मैं आपके साथ समी साहब, हम सिर्फ जो है ना, हम सिर्फ आर्मी एस्टैब्लिशमेंट कोई मौजूदा एग्जाम ठहराने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। लॉयर्स में एस्टैब्लिशमेंट है, आपको भी जब पता है ये जिस तरह यानी हमारे बार के सदर कहाँ लंदन में गए और फिर यहाँ बैठ के क्या कुछ होता रहा, उनका एक्सेस रहा, जजेस के चैम्बर तक एक्सेस रहा, कैसे लगाना है, कैसे करना है, यानी ये नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह वो बैठ के टिल्ट नजर आ रहा था कि वो बजाय सियासी जमातें वो केस तो वो लड़ रहे थे, ये क्या हम या ओपन कोर्टों के अंदर नहीं हो रहा था। तो यही बात नहीं रुकती है, यही नहीं रुकती है। आपको पता है जर्नलिस्ट के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, या कहीं नहीं है। आप इस तरह अगर आ जाए, लॉयर जो मैंने बता दिया, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है। तो ये सारे अगर मुरक्कब देखा जाए तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई हुई है कि इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटस को तोड़ने का फैसला कर लिया हुआ है, और वो जो कश्तियां जला के निकल के क्या बहुत फैसले कर सकते थे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, बड़े समी साहब ने भी एक सवाल किया जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में, जो इमरान खान साहब की रिसेंट स्टेटमेंट आई है। जब ये सब कुछ हो रहा था, जैसे कि उन्होंने बताया कि सारा काम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री ने किया। इमरान खान साहब के बारे में हमें पता है कि वो जब चीज़ों को लेकर क्लियर होते हैं तो वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। उस वक्त वो खामोश क्यों रहे? उन्होंने, क्योंकि ये एक दिन केस तो नहीं चला, केस तो बहुत देर तक चलता रहा, तो वो उस वक्त ही जब उनको बाद में किसी भी चीज़ का अंदाजा हुआ तो उस टाइम उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, शायद वो जो डिवीजन है वो उसे एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। एक सवाल तो ये मेरा आपसे है। दूसरा सवाल, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे दे। अभी समी साहब ने दिखाया कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड था, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो कि पता नहीं उनको कौन कौन सी बीमारियां थी उसमें, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वो वहां पर नहीं रह सकते। अब वो दुनिया के किस कोने में जाकर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आने के तो अभी उन्हें इशारे नहीं है, तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट तो उनके लिए वहां पर भी है। लेकिन सबसे पहले आप जो मेरा जवाब देंगे वो काजी फायज ईसा के हवाले से दीजिएगा। अजहर साहब देखिए अलीना, एक बात सच है, मैं अभी फैक्ट्स पर नहीं जाऊंगा, जो चीजें है ना सारी रिकॉर्ड के ऊपर, जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर, प्रॉपर्टी की डिटेल, ये सारी चीजें, लेकिन उस केस को जिस तरह चलाया गया, जिस तरह मिस हैंडल किया गया, और जिस तरह इमरान खान साहब को फ्रंट पे लाकर खड़ा कर दिया गया, आप देखे ना कि सारे में टारगेट पे इमरान खान साहब आ गए थे। सारे मसले में इमरान खान साहब अगर मेरिट पे कर रहे थे, सारी चीजें सबूत जितने भी थे, सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर थी, तो वो तो चेन ऑफ इवेंट तो नजर आ रहा है ना उनको कि उन हॉस्टाइल चीजें, यानी तकरीबन हर इदारा नहीं, वो कोई चीज तो मेरिट पे कर ही नहीं रहे थे। उनकी बात से तो ये चीज साबित होती है कि उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। नहीं अलीना, तो मेरिट कहां से आ गया जब आपको पता ही नहीं है? आप मैंने आप बात समझी नहीं। सर आप समझा दें। मैं दोबारा ये अर्ज कर देता हूँ। जी समझाएं। रेफरेंस आया लॉ मिनिस्ट्री से। जी बिल्कुल ऐसा। लॉ मिनिस्टर है फरोग नसीम। मुझे समझ आ गई। नहीं, इससे अगली बात यह है कि एक स्पेशल एक मुकदमा है, उसमें वो एक वकील बनते हैं। बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर इस्तीफा देते हैं, फिर काबीना में आते हैं। ये बहुत आसान है कि इमरान साहब ये कह, आप सुन लें, मैं अगर शायद जी, जी, जी। मैं अपना पॉइंट शायद समझा सकूं जी। उसके बाद इमरान साहब ये कह रहे हैं कि ये लॉ मिनिस्ट्री से आया है। बात बहुत क्लियर से, वो कोई मासूम नहीं है जी, लेकिन विदाउट नेमिंग एनीवन वो सारी सिचुएशन अवाम के सामने रख रहे हैं कि ये रेफरेंस कहां से आया। और फिर अजहर सदीक साहब ने ये बताया कि जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, मे बी दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लान, कि अदालतों और जजों के सामने इमरान खान को खड़ा कर दिया गया। ये दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, ए कंस्पिरेसी।
इमरान खान इज अ वेरी क्लियर हेडेड मैन, ये अब क्यों रख रहे हैं, खामोश क्यों थे इतनी देर तक? एक दिन की बात तो नहीं थी ना। सवाल तो मेरा ये है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे सवाल का जवाब दे दें। नहीं अलीना, ये नहीं होता, याद रखिएगा। ये आप अगर ये तो अंदाजा बाद में होता है ना कि क्या होना है, कैसे होना है, ये वक्त के साथ साथ चीजें समझ आती है, मेजोरिटी बाद में आती है। उस वक्त तो इंसान एक ईमानदारी से अपने मामलात को लेकर चल रहा होता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई ना कोई इस्तेमाल हो रहा होता है। तो याद रख लीजिएगा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स उठाकर देख लें आप, अगर उठाकर देखें अपना नवंबर 2019, उन्होंने कहा कि मुझे पता है। अच्छा, मैं वक्त खत्म हो गया, मैं अजहर सदीक साहब कल आपसे बात करूंगा, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मुझे पता है कि यह साजिश नवंबर में शुरू हुई और कहाँ हुई, कैसे हुई, किसकी मुलाकातें हुई। आप नवंबर के अखबारात उठा के देख लें, आपको उसमें एक मुलाकात की खबर नज़र आएगी। एक किसी रिश्तेदार की, किसी सियासी कायद से मुलाकात की खबर आपको नवंबर में अखबारात में छपी हुई मिलेगी। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।